अभी हमने रेवेन्यू शेड्यूल तो देख लिया था। अब इसके बाद हम आते हैं कॉस्ट शेड्यूल्स पे। कॉस्ट शेड्यूल बनाने के लिए सबसे पहले आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये पूरा ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये तो हम पहले देख चुके हैं, ये किस तरीके से बनाना है ये आप बना लोगे। और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स के ये जितने भी आइटम्स हैं ये आप कॉस्ट ऑफ सेल्स की हेडिंग लिखोगे, और ये सारा का सारा आप कॉपी पेस्ट करोगे फ्रॉम योर नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर उसके अगेंस्ट जो जितनी भी वैल्यूज हैं 5 साल की वो कॉपी पेस्ट करोगे। सही है। फिर इनको टोटल भी कर दोगे। ये जो भी है हमने वहीं से निकाला है, वर्क इन प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड, ये जो भी है सब हमने वहां से निकाली हुई किस तरीके से ये कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट आती है। 5 want to confirm 35 7। हाँ, देखो ये वाली जो अमाउंट्स है ना बिल्कुल मैच कर रही हैं जो हमारी ये वाली चीज है। सही। तो ये वाला जितना भी डाटा है ना ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमने कॉपी पेस्ट किया हुआ है नोट्स टू अकाउंट से, और ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे यूनिट्स में आपको क्या करना है, ये आपकी चॉइस है, आपको इनको क्लासिफाई करना है। जैसे सैलरीज एंड वेजेस हैं, इसको मैंने फिक्स कॉस्ट दे दिया। ये रॉ मटेरियल, वेरिएबल कॉस्ट, पैकेजिंग मटेरियल जितना बनेगा उतनी कॉस्ट होगी। तो इस तरीके से जैसे डेप्रिसिएशन है इसको डेप लिख दिया, अमोर्टाइजेशन को अमोर्ट लिख दिया। इन सबको ना ये हमने सिंबलाइज कर दिया, इसका आगे यूज आएगा वो हम देखते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल दिया। सही। अब यहाँ पे जो भी है ना, 4 कैटेगरीज में मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स को डिवाइड कर दिया। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन एंड टोटल कॉस्ट। फिर इनको सबको सम कर दिया। सही हो गया। अब ये कैसे निकाला इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। इसके लिए हमने यूज किया सम एफ का फॉर्मूला। क्या यूज किया? सम इफ का फॉर्मूला। सबसे पहले पूरा ये सेल सेलेक्ट किया हमने। ये वाला था। सम इफ का फॉर्मूला यूज किया। ये 49 से लेके 66 तक पूरा सेलेक्ट किया, कॉमा बी 49 से बी 66 तक लिया। फिर उसको F4 प्रेस करके दोनों को लॉक कर दिया, क्योंकि बी से पहले भी डॉलर है और नंबर से पहले भी डॉलर है। फिर हमने इनको लॉक कर दिया। सही। अब ये एक पूरी रेंज हो गई। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए वेरिएबल कॉस्ट। तो हमने क्या किया, कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमास में वीसी लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो हमारे पास जो भी वीसी के अगेंस्ट नंबर होगा ना वो सम होके आ जाएगा। अब मैं वीसी की जगह एफसी लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल वीसी की जगह एफसी लिख देता हूँ। तो ये यहाँ पे सिर्फ फिक्स कॉस्ट आ गई। इसकी जगह अगर मैं लिख देता हूँ डेप, एफसी की जगह लिख देता हूँ डेप, तो 3 4 4 3 1, ये रहा डेप। तो बेसिकली ये फॉर्मूला यूज करना है चारों चीजों में। बस वीसी डेप एमोट ये लिखना है। तो इसको मैं सही कर देता हूँ, इस पे मुझे वीसी ही चाहिए। फिक्स कॉस्ट में देखो एफसी लिखा होगा, इसके नीचे वाले में डेप अमाउंट ये सब लिखा होगा। फिर इसको इस तरीके से करके कंट्रोल आर कर देना है, इस तरीके से करके कंट्रोल आर, कंट्रोल आर। हमें एक वैल्यू निकालनी है, फिर उसको ड्रैग कर देना है राइट तरफ। तब जाके हमारी सारी वैल्यूज निकल जाएंगी। हमें हर चीज अलग अलग नहीं करनी। सही। इस साल में एमोटाइजेशन नहीं थी, और यहाँ पे भी एमोटाइजेशन नहीं है, एमोट लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम यहाँ तक तो पहुंच जाएंगे जहां तक ये मैंने एरिया सिलेक्ट किया हुआ। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे?
टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। सही है, C79 डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन, जितने यूनिट्स हमने बनाए तो उसकी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। इस तरीके से हम ये नंबर्स निकाल लेंगे, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। अब वेरिएबल कॉस्ट को प्रिडिक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ तक तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट हमारी कॉस्ट है ना, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। बिल्कुल जैसे पहले हमने किया था, यहाँ पे दोबारा ऐसे किया। लास्ट ईयर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय प्लस वन प्लस CPI फॉर दैट ईयर। ये करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, और कंट्रोल R कर देंगे तो इससे हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी फॉर द प्रिडिक्टेड ईयर्स। सही है, तो फिक्स कॉस्ट वाला जो था उसको भी हमने ऐसे ही किया। लास्ट ईयर फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय उसको इन्फ्लेशन से लिंक करके बढ़ा दिया, और यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा हुआ है, तो सिंपल उसको डिवाइड कर देंगे, वो आ जाएगा हमारे पास आंसर। इस तरीके से हमने कर लिया, इसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई किया। एग्जैक्टली ऐसा ही है, तो ये हमारे पास डाटा आ जाएगा। ये सम है। यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स शेड्यूल में ये दूसरी चीजें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये जिस तरीके से हमने किया है उसी तरीके से हम इसको देख लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई किया गया है एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। सही है, और इसको लिंक किया गया है, डेप्रिसिएशन को भी लिंक किया गया है। ये इस तरीके से आ जाएंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट शेड्यूल में सबसे पहले हमें ये तीन चीजें भी करनी पड़ेंगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी और एक्चुअल प्रोडक्शन हमें पता है, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी 11,542 है और एक्चुअल इतनी है, तो इससे हमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट निकालना है। सिंपली डिवाइड कर देना है, तो ये क्लिंकर के लिए निकाल लिया और ये सीमेंट के लिए निकाल दिया। इसको कंट्रोल R कर देंगे इस तरीके से, कंट्रोल R कर देंगे, कंट्रोल R कर देंगे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये क्या चीज़ है? C97 डिवाइडेड, ये रेशो है, ये रेशो बिटवीन क्लिंकर एंड सीमेंट, तो ये भी निकल जाएगा। और ये क्या चीज़ है? ये प्रोडक्शन कैपेसिटी का रेशो है, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी हमने अज्यूम की है सेम रहेगी, तो कोई चेंजेस नहीं आ रहे, एज इट इज इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। इसको हमने किस तरीके से निकाला हुआ है? H16 इंटू 1000। H16 में हमारे पास है टोटल कंपनी डिस्पैचेस, टोटल कंपनी डिस्पैचेस को मल्टीप्लाई किया है हमने 1000 से, तो हमारे पास पूरी प्रोडक्शन सीमेंट की आ जाएगी, क्योंकि हम जो मॉडल बना रहे हैं वो बेस्ड है सीमेंट पे। तो इस तरीके से प्रोडक्शन के यूनिट्स आ जाएंगे, फिर प्रोडक्शन के यूनिट्स को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। फिक्स कॉस्ट भी निकाल लेंगे, वो तो हमने देख लिया था। डेप्रिसिएशन भी निकाल लेंगे, डेप्रिसिएशन में हमने क्या यूज किया है?
H154, H146। हम्म। ये डेप्रिसिएशन से लिंक किया हुआ। ये इतना जरूरी नहीं है, शायद मेरे हिसाब से ये ना भी आए, क्योंकि ये सारे शेड्यूल्स एक साथ बनाओगे तो तब उसमें यूटिलाइज होगा। अगर डेप्रिसिएशन या एमोर्टाइजेशन फॉर इंस्टेंस नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है। इस तरीके से करके आप ये पूरा कॉस्ट शेड्यूल कॉस्ट शेड्यूल बना लोगे। उसके बाद प्रोडक्शन शेड्यूल तो बहुत इजी है, ये सब निकाल लोगे आप। फिर इन दोनों की अजम्पशन सेट कर दोगे। फिर वेटेड एवरेज करके इसको लिंक कर दोगे, या यहाँ पे डायरेक्टली भी कर दो। अजम्पशन बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टर हमारा मॉडल देखेगा तो वो पहले अजम्पशंस देखेगा कि किस तरीके से वो सारी चीजें करी हुई है। तो इस तरीके से सारा ये हमारा कॉस्ट और प्रोडक्शन शेड्यूल बन जाएगा। बाकी ये वाले डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, अदर एक्सपेंसेस, अदर इनकम, ये बहुत सिंपल है। ये शुरू के 4 साल का आप इनकम स्टेटमेंट से कॉपी पेस्ट कर दोगे। फिर उनका एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स निकाल लोगे। फिर इनका आप अजम्पशन बनाओगे, फिर वेटेड एवरेज करके इसकी प्रिडिक्शन करोगे। फिर इस शेड्यूल में आके उसको लिंक कर दोगे। लिंक करने के बाद सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दोगे पिछले साल का, मल्टीप्लाई बाय 1 पॉइंट, जो ये परसेंटेज है, और उससे कंट्रोल आर कर दोगे। सब में ऐसे ही हुआ, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सब में ऐसे ही किया गया। टैक्स शेड्यूल का क्या किया है, हमने इसका इफेक्टिव वेज देखा हुआ कि 24 में 12, 30, 34, 24 में 30% था, तो लास्ट टैक्स रेट था ना। हम अज्यूम यही करते हैं कि अगले 4 साल तक यही टैक्स रेट रहेगा। तो इस तरीके से ये सारे शेड्यूल्स बन जाएंगे। आई होप क्लियर है। फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में।